हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये पिक्चर देखी थी, राइट? हमने जो है इसमें एक ट्रिक भी याद की थी। एक ट्रिक से हमने सारे 14 प्रिंसिपल्स याद किए थे। वो ट्रिक हमारी क्या है? दादू उस आरसी सोई सी। ओके, डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क। ए, authority and responsibility. D, discipline. U, unity of command. Again U, unity of direction. देखो आपको U और U से याद रखना है, unity of command and then unity of direction. S, subordination of individual interest to general interest. R, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। तो ये जो है आप कहीं पे पढ़ोगे आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, कहीं पे आप पढ़ोगे रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स मिलेगा, कहीं पे आपको रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ्स मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी चीजें एक ही हैं, एक ही प्रिंसिपल को ये सारी बातें डिनोट कर रही हैं। नेक्स्ट, सी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एस, स्केलर चेन। ओ, order. E, equity. Again S, stability of tenure of personnel. I, initiative. And last one E, aspirate de corps. यहाँ पर जो आपका एस्पिरिट डी कॉर्प्स है, इसमें जो है बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, वो CORPSE लिख देते हैं। एंड CORPSE का मतलब होता है डेड बॉडी। तो आपको E नहीं लगाना है, आपको इसकी स्पेलिंग ध्यान से याद रखनी है। सो स्टार्टिंग विद अ फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरीके से अब पूरे काम को डिवाइड किया गया है। किसी को फ्रेमिंग करने के लिए दिया गया है, किसी को साइडिंग, किसी को पेंटिंग, किसी को इंस्पेक्शन एंड किसी को शिपिंग। इस तरीके से क्या करना है, पूरे काम को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। एंड जो बंदा जिस काम को करने में एक्सपर्ट होगा, जो बहुत अच्छे से उस काम को करना जानता होगा, जिसको वो काम करना बहुत अच्छे से आता होगा, आप जो है उस बंदे को या बंदी को वो काम सौंप देंगे। ओके, लेट अस गो इन सम डिटेल। डिवाइडिंग वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स। तो आपका डिविजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि आपको पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ वर्क। कैसे? एज पर कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे आपको एबिलिटी, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर कुछ भी दिखे क्वेश्चन पेपर में तो आपको समझ जाना है कि ये डिविजन ऑफ वर्क की बात कर रहा है। तो ये जो कैपेबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये क्या है? कीवर्ड्स हैं ये पहचानने के लिए कि हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। और ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ये जो है मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल, दोनों ही वर्क के लिए ये प्रिंसिपल आपका सूटेबल है। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। और यही जो डिविजन ऑफ वर्क है, ये जो है आपका बेस बनता है किसका? फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक का। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक क्या होती है। फंक्शनल फोरमैनशिप में जो है आपका वर्क दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है एंड दूसरा एग्जीक्यूशन या फिर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लानिंग के रिलेटेड बंदों को हम रखते हैं एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में उनसे रिलेटेड बंदों को, मींस एग्जीक्यूट जो करते हैं, उनको रखा जाता है। तो ये जो आपका डिविजन ऑफ वर्क है, ये जो है फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक का बेस बनता है। इस डिविजन ऑफ वर्क की हेल्प से ही हम फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक को कंप्लीट कर पाते हैं। और एक बात और आप जान लो, ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक है, ये जो है आपकी टेलर की, FW टेलर की टेक्निक है, ये हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है।
ओके, नेक्स्ट वन इज बेस ऑफ डेलीगेशन। अब जो है आप फिर कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन का मतलब होता है कुछ अथॉरिटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप यही समझ लो एंड हम डिटेल में इसको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ेंगे डेलीगेशन को। तो अभी बस आप डेलीगेशन का मतलब ये समझ लो कि अपने से नीचे वाले जो पद पे लोग हैं, नीचे वाले पोस्ट पे जो लोग हैं, उनको कुछ पावर्स दे देना। तो जो डिविजन ऑफ वर्क है, ठीक है, ये जो है बेस डेलीगेशन के लिए भी बनता है। अब डिविजन ऑफ वर्क में जो है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। सपोज कि मिस्टर ए की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, और मिस्टर ए को पता ही नहीं है कि उसकी जो है बर्थडे पार्टी है। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो हैं बी सी डी ई एफ जी, ये सारे मिल करके उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तो उसको कैसे पता होगा कि उसकी बर्थडे पार्टी है? हाँ, तो अब क्या है, अब मैं आपको डिविजन ऑफ वर्क सिखाती हूँ इसमें। अब जैसे बर्थडे पार्टी है, उसको अरेंज करना है, तो उसमें बहुत ढेर सारे काम है। पहला काम कि आपको इनविटेशन कार्ड बनाने होंगे, किसको किसको इनवाइट करना है, ठीक है। आपको जो है डेकोरेशन का सामान खरीद के लेके आना होगा। आपको जो है कैटरिंग का सामान अरेंज करना होगा, मीन्स जो भी स्नैक्स वगैरह होंगे वो सारे आपको अरेंज करने होंगे। बर्थडे का केक लाना होगा। अगर आप कोई डीजे पार्टी करना चाहते हैं तो वो भी होगी, ठीक है। एंड गिफ्ट क्या आना है ये भी देखना है। तो ये सारी चीजें, देयर आर मेनी वर्क एंड देयर मे बी अ लॉट्स ऑफ वर्क इन अ बर्थडे पार्टी टू बी अरेंज्ड, ठीक है। अब क्या है, मान लो जो बंदा बी है, बी बार्गेनिंग करने में बड़ा अच्छा है, तो जितनी भी चीजें खरीदने के लिए, खरीदने की बारी आई, हमने भेज दिया बी को, भाई जा तू लेके आ क्योंकि तू बार्गेनिंग बड़ी अच्छी करता है, ठीक है। सी को बोल दिया भाई तू इनविटेशन दे दे सबको, तू जो है बहुत अच्छे से इनवाइट करता है, तू जो है सबको अच्छे से कॉल कर दे, या जिसको कार्ड्स भेजने हैं तू उसको कार्ड्स भेज दे। नेक्स्ट डी को बोला गया भैया डी डेकोरेशन कर, जितनी भी डेकोरेशन की चीजें हैं जा जाके बी के साथ लेके आ, एंड फिर उसके बाद आकर के तेरा काम है डेकोरेशन कंप्लीट करना। इस तरीके से जो बंदा जिस काम में परफेक्ट है उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमने काम दे दिया। हमने सबसे पहले क्या किया, पूरे काम को डिवाइड कर दिया कि हमें ये सारे काम करने हैं। फिर हर एक टुकड़ा जो है हमने एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी के अनुसार, हमने यहाँ पर क्या है, जितने भी बच्चे थे उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार काम को डिवाइड किया गया था। वैसे ही कंपनी में क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम को डिवाइड किया जाता है। आई थिंक डिविजन ऑफ वर्क इज नाउ क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ लेट अस सी द पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो जब आपको एक ही काम बार 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 करने को मिलेगा, उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। आप उस काम को और अच्छे तरीके से करने लगोगे एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? ऑब्वियसली जब आप कोई भी काम बार बार करोगे तो आपको नए नए तरीके पता चलेंगे कि हम कॉस्ट को कैसे बचाएं, हम पैसे कैसे बचाएं, वो आपको पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगी, कॉस्ट सेव होगा एंड आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, अगर ये प्रिंसिपल आपने फॉलो नहीं किया तब ये जो पॉजिटिव थे ये नेगेटिव में बदल जाएंगे, सीधी सी बात है। ये जो स्पेशलाइजेशन मिल रहा था अब नहीं मिलेगा, ये जो एफिशिएंसी मिल रही थी नहीं मिलेगी, आपका समय बर्बाद होगा, आपके एफर्ट्स बर्बाद होंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं क्या करना है। अब मान लो जो बंदा कभी मार्केट गया ही नहीं, उसको सामान खरीदने के लिए भेज दोगे तो वो तो पूरा मार्केट घूम करके समय वेस्ट करके वापस आ जाएगा ना। तो इसीलिए बोला गया वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। आई थिंक आपको डिविजन ऑफ वर्क पूरी तरीके से क्लियर है। यहाँ पे आप एटलीस्ट इसके दो पॉजिटिव इफेक्ट्स और 2 कॉन्सिक्वेंसेस याद रखो, क्योंकि कभी कभार जो है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तराजू देख रहे हो आप, तराजू क्या है, दोनों साइड जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि अथॉरिटी ज्यादा हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाए अथॉरिटी कम, दोनों में ही बात बिगड़ जाएगी। बात को बिगाड़ना नहीं है, करना क्या है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है, तराजू से तौल करके एकदम एकदम बराबर, जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अथॉरिटी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ए क्या है, अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। आर क्या है यहाँ पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। तो सीधी सी बात है, अथॉरिटी मतलब की पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी। कितनी पावर होनी चाहिए किस काम को करने के लिए, वो ये प्रिंसिपल आपका डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है मैच बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पैरिटी, इक्वालिटी, बैलेंस, अगर इस तरीके कुछ भी वर्ड्स, इस तरह के अगर कोई भी वर्ड्स अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग हैं, तो वहां पे आप तुरंत समझ जाओगे कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का। अब देखो यहाँ पर नीचे लिखा है अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, मतलब बराबर होना चाहिए, जितनी अथॉरिटी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जितना काम सौंपा है उतनी ही पावर दो। ठीक है, काम जितना सौंपा है उतनी ही पावर आप किसी भी सबऑर्डिनेट को दो। तो अथॉरिटी एज वर्क असाइंड। अब जो है यहां पर आप देख सकते हो कि अगर जो है आपके पास अथॉरिटी ज्यादा है, ठीक है, अथॉरिटी ज्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो आपका जो है मिसयूज होने लगेगा अथॉरिटी का। और वहीं पे अगर आप देखो कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और अथॉरिटी कम, तब भी क्या होगा, सबऑर्डिनेट अपना काम ही नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि किसी को आपने बोला कि आप जो है 100 यूनिट्स गुड्स बना दो, 100 यूनिट्स बनाने। अब जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, पावर दिया नहीं रॉ मटेरियल खरीदने का। अब जब रॉ मटेरियल खरीदने का पावर ही नहीं था और सिर्फ जिम्मेदारी दे दी कि भैया इतना काम कर देना, तो वो क्या बोलेगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। एंड वो जो है काम उसको कंप्लीट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ जिम्मेदारी है और रॉ मटेरियल्स अरेंज करने की पावर ही नहीं दी गई। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा केस देखो, यहाँ पे सिर्फ मतलब पावर दे दी कि तुम्हारे पास पावर है, तुमको जो जो चीजें खरीदनी है खरीद लेना, एंड उसको कोई काम ही नहीं दिया। अब जब काम ही नहीं देंगे उसको, तो वो जो है उस पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा। वो जो है उस पावर का मिसयूज करने लगेगा। इसलिए बोला गया है कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तो जब अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर जो है आपको पता है कि मेरे पास इतनी पावर्स हैं, जितनी पावर है उतनी जिम्मेदारी दे दो, तो पावर का ऑब्वियसली मिसयूज भी नहीं होगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करने में हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। तो अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज्यादा है अथॉरिटी से, तो सबऑर्डिनेट काम ही नहीं कर पाएंगे। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 100 यूनिट्स बनाने थे, पैसे थे ही नहीं। ठीक है, और दूसरा देख लो कि अगर अथॉरिटी ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हुई। क्या कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे एक बैलेंस बना करके चलना है बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। हमारा प्रिंसिपल नंबर 3, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कुछ भी अचीव करना चाहो वो आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आपने जो है कोई भी टारगेट सेट किया, बट
उसके लिए जो है प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं किए, तो क्या आपका गोल्स अचीव होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता आपका गोल अचीव, क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन था ही नहीं, आप डिसिप्लिन वे में काम ही नहीं किए। देखते हैं डिसिप्लिन क्या है। रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो डिसिप्लिन में क्या है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, आपको ओबीडियंट होना पड़ेगा, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसको जो है फॉलो करना पड़ेगा। मीटिंग कमिटमेंट्स, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मीटिंग कमिटमेंट से। कमिटमेंट मतलब कि जो आपने वादा कर दिया। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि एम्प्लॉयर ने वादा किया था कि अगर सारे एम्प्लॉयज इतना टारगेट अचीव कर लेंगे तो मैं जो है सबकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। तो अब जो है उस तनख्वाह की लालच में, ज्यादा पैसों की लालच में सारे एम्प्लॉयज ने तो काम कर दिया, फटाफट टारगेट अचीव कर लिया समय से पहले ही। तो अब क्या है, जो मैनेजमेंट है वो मुकर गई। मैनेजमेंट ने बोला था कि मैं पैसे ज्यादा दूंगा, अब वो मुकर गई। अब बोलता है कि मैं तो बोला ही नहीं था, मैंने बोला था अगली बार जब करोगे तब दूंगा। तो क्या अगली बार अब आपके एम्प्लॉयज इतने बेवकूफ हैं, आर दे फूल, कि वो जो है दोबारा जो है आपके झूठे झांसे में आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैनेजमेंट ने कोई वादा किया है तो मैनेजमेंट को क्या करना है, अपना वादा निभाना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट। तो जो भी अग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी मैनेजमेंट है एम्प्लॉय के साथ, अगर कोई भी अग्रीमेंट कर रही है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, कोई भी धोखाधड़ी उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज। ठीक है, अब मान लो कि दो वर्कर है, एक जो है बॉस का बड़ा प्रिय है, वेरी डियर टू बॉस, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसकी बॉस से एकदम नहीं बनती, खटर पटर चलती रहती है। दोनों ने क्या किया, दोनों ने सेम गलती कर दी। तो जो डियर वाला है वो तो एक बार के लिए थोड़ा बच भी सकता है, लेकिन जिससे खटर पटर है उसको तो पनिशमेंट ज्यादा मिलनी है। यही डिसिप्लिन बोलता है कि आपको जुडिशियस एप्लीकेशन करना है पेनाल्टीज का। आपका डियर हो चाहे आपके अगेंस्ट हो, दोनों ही बंदों को अगर सेम गलती की है उन लोगों ने, तो दोनों को ही आपको सेम पेनाल्टी लगानी है, दोनों के ऊपर सेम फाइन चार्ज करना है, दोनों को सेम पनिशमेंट देनी है। तो ये होता है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज। ओके, इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन, इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। एक सीधी सी बात है, आप डिसिप्लिन्ड वे में काम कर रहे हो तो कुछ भी जो है दिक्कत आएगी नहीं आपके बिजनेस में, सारी चीजें स्मूथली चलती रहेंगी। एंड कोई दिक्कत भी आएगी तो आप अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से उनको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, इट लीड्स टू बेटर रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। तो मैनेजमेंट अपने वादे पूरे कर रही है, पेनाल्टीज सही तरीके से और बराबर चार्ज कर रही है सेम गलती के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज है उनके बीच में खटर पटर नहीं होगी, उनके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। एंड अगर आपने इस रूल को वॉयलेट किया, आपने इस प्रिंसिपल को वॉयलेट किया, आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब कि जो स्मूथ फंक्शनिंग है वहां पे आपका डिसओबीडियंस आने लगेगा, सब लड़ाई झगड़े करने लगेंगे, और जो बेटर रिलेशन था वो अब कॉन्फ्लिक्ट में, लड़ाई झगड़ों में बदल जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप पॉजिटिव इफेक्ट्स याद रखते हो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस सेल्फ याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक क्लियर है आपको डिसिप्लिन। नाउ फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यहाँ पे छोटे छोटे आदमी बने हुए हैं, ठीक। अब इसमें जो है एक पहले वाला जो पिक्चर है जहां पे टिक मार्क लगा है, उसमें एक बॉस है और 4 लोग को गाइड कर रहा है, 4 लोग को ऑर्डर दे रहा है। दूसरे वाले में देखो 3 बॉस हैं, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है समझ ही में नहीं आ रहा है, इतना ज्यादा पजल्ड है।
तो ये जब देखने से इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको अगर रियल लाइफ में हम प्रैक्टिस करेंगे तो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए बोला गया यूनिटी ऑफ कमांड कि एक बॉस हो और एक ही बॉस जो है आपको ऑर्डर दे। आपको ऑर्डर सिर्फ एक बॉस से, कमांड सिर्फ एक बॉस से मिलना चाहिए, ओनली वन सुपीरियर। ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। एंड अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, जवाबदेही आपकी। रिपोर्ट किसको करोगे? जिसने ऑर्डर दिया है उसी को जाके रिपोर्ट करोगे। मीन्स ऑर्डर एक बॉस से मिल रहा है एंड रिपोर्ट भी उसे ही करना है। मोर बॉस, मोर कंफ्यूजन। देखा था अभी हमने, 3 बॉस खड़े थे, कौन किसको ऑर्डर दे रहा था समझ में नहीं आ रहा था। सो मोर बॉस, मोर कंफ्यूजन। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जाम में पूछ सकता है कि विच प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्ट्स फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक। तो मैंने जो है अभी पॉइंट 1 एक्सप्लेन करते करते आपको फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक के बारे में हिंट दे दिया था। इसमें जो है ढेर सारे बॉस होते हैं और वो ढेर सारे बॉस ऑर्डर देते हैं, तो ये बिल्कुल एंटी हो गया। हेनरी फ्योल बोल रहे हैं सिर्फ यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, वन बॉस होने चाहिए, लेकिन टेलर जी बोल रहे हैं कि नहीं, 8 बॉस, EIGST 8 बॉस होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है बिल्कुल। यहां पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक जो है सबऑर्डिनेट है, ठीक है, 2 बॉस बैठे हुए हैं। एक बॉस ने कहा कि भैया इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं, अब जाओ फटाक से चाय लेके आओ। ठीक है, और सेम टाइम में दूसरे बॉस ने उसको बोल दिया कि कुछ नहीं, अभी फटाक से जाओ और ये जो गुड्स मैं दे रहा हूँ इसको डिलीवर करके आओ, अभी तुरंत का तुरंत होना चाहिए। अब क्या होगा? अब वो बेचारा कंफ्यूज, करना क्या है, किसकी बात सुनूं, पहले किसकी बात मानूं, पहले चाय लाऊं कि पहले डिलीवरी दे के आऊं। तो अब जो है दिमाग लगाएगा, वो करेगा क्या? लेके निकल जाएगा गुड्स, आराम से डिलीवर करवा करके आराम से चाय लेके आएगा, और तब तक पता चलेगा कि पहले वाले बॉस एकदम गुस्से में आग बबूला बैठे हैं कि अब क्या करोगे तुम, चाय लेके खुद पियोगे, मेरे गेस्ट तो चले गए, मेरी तो बेइज्जती करा दी तूने। तो वो अब तो उसको मौका मिल गया कि इन्होंने बोला था कि अर्जेंट डिलीवरी है, देकर के आओ, तो वो स्किप कर जाएगा, काम से बचना शुरू कर देगा एंड झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हमेशा जो है एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट देख लो। अगर एक बॉस से ऑर्डर मिला होता कि जाओ भैया जा करके चाय लेके आओ, तो गया, चाय लेके आया, बच भी नहीं पाता, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती कि मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि जाओ फटाक से चाय लेकर के आओ, तुम लेके क्यों नहीं आए, तब उसको हम डांट सकते थे, राइट। एंड अगर इसको वॉयलेट करेंगे, ठीक है, वॉयलेट करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हमारे उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव में था कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन वॉयलेशन में क्या हुआ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा कि अब हम बोल ही नहीं पाएंगे ना कि उसको तो दोनों ही काम करने थे, उसके लिए तो दोनों ही काम जरूरी थे, चाय भी लाना जरूरी था, डिलीवरी भी करना जरूरी थी। तो यहाँ पे जो है हम उस केस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना चाहिए कि ऑर्डर जो है सिर्फ एक बॉस से आपको रिसीव हो एट अ टाइम। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो जब आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात कहेगा एग्जाम में, आपको जो है दिमाग में तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जैसे ही बोलेगा वैसे ही आपको जो है डिपार्टमेंट्स माइंड में क्लिक करना चाहिए। एंड अगर डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा है, तुरंत जो है आपके माइंड में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्लिक कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या करें, अपना अपना गोल अचीव करने में लग जाएं
एंड इन सब का गोल जो है फाइनली क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सब अपने अपने डिपार्टमेंट का तो गोल अचीव करेंगे ही, एंड जब अपने अपने डिपार्टमेंट का गोल अचीव कर लेंगे तो उससे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी क्या होगा, अचीव हो जाएगा। 1 यूनिट 1 प्लान मीन्स आपका एक डिपार्टमेंट है, उसका एक प्लान होना चाहिए, सबके एफर्ट्स एक डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जब बोलेगा यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स, सबको एक जगह पे एक डायरेक्शन में एफर्ट अपने डालने हैं, ठीक है, उस केस में क्या आएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आएगा, एंड इट इज अ बेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट। तो आपका कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, जब सबके एफर्ट जो हैं एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हमने कोऑर्डिनेशन में एक पॉइंट पढ़ा था, दैट इज यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, ये वही पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से आपको जो है यूनिटी ऑफ एफर्ट मिलेगा, एंड उसकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन अचीव कर सकते हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देख लो आप। इट हेल्प्स इन अचीविंग कॉमन गोल्स, तो जो कॉमन गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो जाएंगे, एंड इससे जो है हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन ये दोनों ही अचीव होगा। एंड अगर हम इसको नहीं फॉलो करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो वर्क है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। मतलब कि हो सकता है कि मैंने जो काम किया तुमने भी वही काम आकर के कर दिया, एंड इससे क्या होगा, रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। मैंने तो काम करके रखा था, मैंने तो उसमें रिसोर्स यूज किए ना, तुमने भी काम किया, तुमने भी उसमें रिसोर्स यूज कर दिए, तो हम दोनों ने जो है रिपीटेडली रिसोर्स यूज कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, काम डुप्लीकेट हो गया। एंड एग्जाम में ओवरलैपिंग वर्ड से ये पूछ सकता है कि ओवरलैपिंग किसकी वजह से, किस प्रिंसिपल को वॉयलेट करने की वजह से ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग का मतलब यही है कि मैंने जो काम किया वही तुमने भी आकर के दोबारा कर दिया, तो इससे क्या हो गया, वेस्टेज होगा हमारे रिसोर्सेस का। एंड जो कोऑर्डिनेशन है वो भी क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। देयर विल बी अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसको क्या करना है पता ही नहीं है, कोई भी तालमेल रहेगी ही नहीं हमारी संस्था में। इसलिए जो हमारे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पिक्चर देखो आप, पिक्चर में क्या है, ये सारे लोग जो है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं, अपने गोल्स को इस तरीके से ये सबऑर्डिनेट कर रहे हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा तो हमारा गोल खुद ब खुद अचीव हो जाएगा। द इंटरेस्ट ऑफ 1% should not take priority over the interest of the organization as a whole। तो सीधी सी बात है, किसी 1% का इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सिर्फ अपनी चीजों को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी ना दे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव ही ना करे, उसको सिर्फ अपना गोल दिखे, ऑर्गेनाइजेशन का दिखे ही ना। हमेशा क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो हमारा खुद ब खुद हो जाएगा। प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। जहां पर भी बोलेगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रायोरिटी देना है अपने इंटरेस्ट के मुकाबले, वो क्या है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्राई फॉर पर्सनल गोल्स अलोंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करते करते हमारा खुद का गोल भी अचीव हो जा रहा है तो व्हाई नॉट। अगर जो है कुछ और काम करते करते मेरा भी काम साथ में हो जा रहा है तो क्यों ना करें, कर सकते हैं ना ऐसा काम। तो हम तो प्रायोरिटी आप ही के काम को दे रहे हैं, ठीक है, वो काम हो रहा है, वो होते होते अगर ये भी हो जाए छोटा सा तो क्या दिक्कत है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करते करते अपना पर्सनल गोल भी अचीव हो जा रहा है तो ठीक है, कर लो। नेक्स्ट, नो करप्शन। इसमें जो है मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ नो करप्शन का। मान लो कि एक मैनेजर है, वो मैनेजर साहब, ठीक है, उनको क्या करना था, सप्लायर से कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने थे।
अब जो है देयर वर मेनी सप्लायर्स, बहुत ढेर सारे कोटेशंस आए, उसमें से एक सप्लायर जो है उनका भाई था, छोटा भाई। अब उन्होंने क्या किया, जो छोटा भाई था वो महंगे दाम पे दे रहा था सामान, एंड बाकी जो है कुछ जो है उसे सस्ते दाम पे भी दे रहे थे। क्वालिटी जो है भाई साहब की रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, बाकी सप्लायर कम दाम में अच्छी क्वालिटी दे रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मैनेजर साहब ने बोला अरे ये तो मेरा भाई है, इसको दे दो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने जो है मैनेजर जी ने क्या किया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करा दिया। तो इस तरीके से संस्था में करप्शन नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहां पर जो है आपका कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट आपका वायलेट हो गया इस केस में। आपको क्या करना है, आपको करप्शन नहीं करना है, आपको जो है घूस लेकर के किसी को नौकरी नहीं देनी है, आपको अपना फायदा नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, आपको आपकी संस्था का फायदा देखना है, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो, आपको वो काम करना है। It is the duty of management to reconcile organizational goals and individual goals. और मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि गोल्स को इस तरीके से सेट किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और इंडिविजुअल गोल्स मीन्स पर्सनल गोल्स ये साथ ही साथ जो हैं अचीव हो जाएं दोनों। If reconciliation is not possible, sacrifice personal goals for organizational goals. सीधी सी बात है, अगर एक साथ अचीव नहीं हो सकता है तो वहां पे आपका पर्सनल गोल उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी हालत में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना होगा। यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज एक मैनेजर ने जो है हॉलीडे प्लान किया था एंड टिकट विकेट बनवा ली थी, छुट्टी ले ली थी। वो 10 दिन बाद जाने वाला था, 10 दिन बाद की उसकी हॉलीडे ट्रिप थी। अब 10 दिन बाद बहुत ही अर्जेंट मीटिंग आ गई ऑर्गेनाइजेशन में एंड वहां पर क्या करना था, वहां पे जो है उनका प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी था जिन्होंने छुट्टी ली है। इस केस में उनका पर्सनल गोल जो है, उनकी जो छुट्टी है वो कैंसिल करनी होगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत ही अर्जेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है, वो जो है उनको अटेंड करना पड़ेगा। हॉलीडे के लिए फिर वो कभी और चले जाएं, राइट। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल वो हमें सेक्रीफाइस नहीं करना है, हमें अपने पर्सनल गोल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। For example, a manager cancels his pleasure trip in order to attend an important meeting in the company. पॉजिटिव इफेक्ट देख लो इसके। अगर जो है ऐसा कुछ होता है, आप जो है मेहनत से काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो जाएगा और जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑर्डिनेशन आएगा बिटवीन व्हाट, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपके इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, रिकंसाइल हो जाएंगे, दोनों साथ साथ अचीव हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, फर्म जो है अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी। जैसे कि अभी मैनेजर साहब ने अपने भाई को ऑर्डर देकर के घोटाला किया था, तो फर्म का गोल तो अचीव हो नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। हर इंडिविजुअल यही देखेगा कि खाली उसका गोल अचीव हो जाए, भले हमारी संस्था का कितना भी नुकसान हो। तो ये चीज़ गलत है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ही आप हो। अगर वो संस्था नहीं रहेगी तो आप कहाँ काम करोगे, आप काम नहीं करोगे, आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो संस्था जब आगे बढ़ेगी तभी तो आप भी तरक्की करोगे, तभी तो आप भी आगे बढ़ोगे। इसलिए बोला गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 7, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। इसका मतलब सीधा सा कि कोई भी अगर एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह क्या होगी, कितनी सैलरी मिलेगी,
हाउ मच विल आई गेट पेड, मुझे कितने पैसे मिलेंगे काम करने के, दिस इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। तो रेम्यूनरेशन हमेशा फेयर होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, ठीक है, विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो है आप 8 घंटा काम करा के 50 रुपए दोगे तो ये चीज तो गलत हो जाएगी ना। तो जितना रीजनेबल है उतना जो है आपको पेमेंट करना होगा। एंड इंक्रीज इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज विद इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो जैसे जैसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा आपको क्या करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी इंक्रीज करनी है। अगर आप देख रहे हो कि आपके एम्प्लॉयज अगर देख रहे हैं कि हमारी सैलरी हर साल बढ़ती है, हमारी संस्था जो हमारी सैलरी बढ़ाती है, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जल्दी जाने का सोचेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर गेन्स, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सैलरी बढ़ाने के साथ साथ आप क्या करो, प्रॉफिट अगर एक्सेस है तो आप जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है उनके साथ भी शेयर करो, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका शेयर गेन्स वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर गेन्स करके आपसे केस स्टडी में पूछ लेता है। एंड वहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर गेन को शेयर करने की बात कर रहा है तो वो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। नेक्स्ट, पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी। इस समय देखो कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से किसी भी फर्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं रही कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को फुल पेमेंट करे। अब जो है एम्प्लॉयज़ को अगर फुल पेमेंट नहीं कर पा रही है तो जितना भी पैसा आ रहा है वो क्या कर रही है, उसकी जो भी रेवेन्यू हो रही है वो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत काट वाट के अपने एम्प्लॉयज़ की पेमेंट कर रही है ना। जब अच्छी पोजीशन थी अच्छी पेमेंट करते थे, बुरी पोजीशन है तो यही पेमेंट कर सकते हैं। तो यही चीज बोल रहा है, पे एज पर फाइनेंशियल कैपेसिटी, जितनी आपकी काबिलियत है आप उतनी पेमेंट करो। एम्प्लॉयज वर्क बोथ फॉर हैप्पीनेस एंड रेम्यूनरेशन, तो एम्प्लॉय अगर काम करता है आपकी संस्था में तो वो खुश रहने के लिए भी करता है और साथ में सैलरी, पैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जो है आप उनको इज्जत दे दोगे तो इज्जत से उनका पेट नहीं भरेगा, साथ में पैसों की भी उनको जरूरत पड़ेगी। एंड ये प्रिंसिपल जो है किससे मैच करता है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल जो है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से मैच करता है। लेट अस सी द पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। तो सीधी सी बात, अगर मैनेजमेंट आपको अच्छी तनख्वाह दे रही है तो आपके और मैनेजमेंट के बीच में हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव, एक कॉर्डियल रिलेशन रहेगा। एंड अगर आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो आपका मोटिवेशन लेवल भी क्या होगा, हाई रहेगा। अगर जो है इस प्रिंसिपल को आप वॉयलेट करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इससे जो है लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर हैं, वो आपकी कंपनी छोड़ करके चले जा रहे हैं। ये लेबर टर्नओवर बढ़ेगा, मतलब कि लोग वहां पे उस कंपनी में स्विच ओवर कर जाएंगे जहां पे जो है उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। एंड अगर जो है आप उनको सही से सैलरी पे नहीं कर रहे हैं तो वो लो मोटिवेशन फील करेंगे, उनके अंदर जो है मोटिवेशन लेवल बहुत कम होगा एंड वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। Okay, in the first part, we have discussed 7 principles of management, and in the next video, I'll be discussing the rest 7 principles of management. Still कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप जो है प्लीज मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके, ठीक है। एंड कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर जो है आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो आप बेल आइकन प्रेस करिए, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।